बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है कि टॉप ऑफ द किडनीज़ पर आपका एक ग्लैंड होता है विच इज़ कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। अच्छा, जो इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना, उसको आप 3 लेयर्स में डिवाइड करते हो, GFR, ठीक है। फॉरन सबसे पहले आउटर लेयर ग्लोमेरुलोसा, F से फेसिकुलेटा, R से रेटिकुलरिस। तो लेयर्स को याद रखने के लिए आपने GFR को याद रखना है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ठीक है। उसके बाद इसका एड्रीनल मेडुला होता है। एड्रीनल मेडुला के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? क्रोमेफिन सेल्स। एवरी लाइन इज़ ए MCQ। क्या आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स की आउटर टू इनर कौन सी लेयर होती है? GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। और मेडुला के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? क्रोमेफिन सेल्स। अच्छा, अब आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि इसकी एम्ब्रियोलॉजी को अगर थोड़ा सा देख लें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बनता है मीजोडर्म से, और एड्रीनल मेडुला जो होता है ना वो ड्राइव होता है न्यूरल क्रस्ट सेल से। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म, एड्रीनल मेडुला ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स हैज़ 3 लेयर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। और पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसका आपने एक निमोनिक याद रखना है, आउटर इज सॉल्टर, इनर इज स्वीटर, ठीक है। बाहर से खट्टा, अंदर से मीठा, इस तरह से याद रख लें। तो जिसकी आउटर मोस्ट लेयर है ना वो अल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करती है। क्या रिलीज़ करती है? अल्डोस्टेरोन। और अल्डोस्टेरोन कौन सा क्लास का हार्मोन है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, क्योंकि सोडियम इज़ अ मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन कराता है अल्डोस्टेरोन। तो अल्डोस्टेरोन इज़ अ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। फिर आपने याद रखना है फेसिकुलेटा मतलब ये स्वीटर है, ये कॉर्टिसोल को यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज़ करता है विच इज़ कॉर्टिसोल। फिर रेटिकुलरिस, इट इज़ द मोस्ट स्वीटर विच आर एंड्रोजन्स एंड द सेक्स हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन जो होते हैं, सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो रेटिकुलरिस से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और क्रोमेफिन सेल्स जो होते हैं वो कैटिकोल अमाइंस रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? कैटिकोल अमाइंस, जिसमें आपके एपिनेफ्रीन्स और नॉर एपिनेफ्रीन्स आते हैं। सो दिस is all about the adrenal cortex and the medulla. You just need to remember, I am summarizing all MCQ point here कि adrenal gland located on the top of the both kidney. Adrenal gland consists an adrenal cortex which is derived from the mesoderm, and adrenal medulla which is derived from the neural crest cells. Adrenal cortex has 3 layer, glomerulosa, fasciculata and reticularis. Glomerulosa is the outermost layer and secreting the aldosterone which is a mineralocorticoid hormone. Okay, then zona fasciculata secrete a glucocorticoid hormone called cortisol, and reticularis secrete an androgen which is called the dihydroaniesteredione, ठीक है। Then medulla secrete the chromaffin cells. Medulla has the chromaffin cells which secretes the catecholamines, and catecholamines में क्या कौन से हार्मोन आते हैं? एपिनेफ्रीन्स एंड द नॉर एपिनेफ्रीन। दिस इज ऑल अबाउट योर एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, एंड ऑलमोस्ट 8 MCQs I have summarized here. Now we are going to discuss the synthesis of all these hormones, all the adrenal cortex hormone, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो है ना ये BRS फिजियोलॉजी से टेबल इंक्लूड किया है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर कि आपका जो मेन प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन इज़ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल योर हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। देन कॉर्टिसोल इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रेगनेनोलॉन। आपको पता है कि ACTH, एड्रीनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो कन्वर्ट कराता है कॉर्टिसोल को प्रेगनेनोलॉन में। किस में कन्वर्ट करता है? प्रेगनेनोलॉन में। एंड प्रेगनेनोलॉन इज़ अ प्रिकर्सर फॉर ऑल योर हार्मोन्स, ठीक है। तो कॉर्टिसोल जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH कन्वर्ट होता है प्रेगनेनोलॉन में, और प्रेगनेनोलॉन जो होता है वो फर्दर बहुत सारे हार्मोन बनाता है। अब इसमें सबसे पहले हम 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी पर जो है वो कंसंट्रेट करेंगे। आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, वेयर यू कैन सी 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये बेसिकली जहाँ जहाँ पे एक्ट कर रहा है तो ये आगे चल के हमारे पास कौन से हार्मोन बनवा रहा है? ये बनवा रहा है हमारे पास सेक्स हार्मोन एंडोस्टेरिडायोन, ठीक है। तो बेसिकली 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है इसकी एक्टिविटी जो है वो सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पाथवे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाए या ये प्रॉब्लम हो, इसमें कोई ये प्रॉब्लम ना हो, तो क्या होता है? तो आपके सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। यानी आपके एंड्रोजेंस जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाते, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन इफ़ इट इज़ डेफिशिएंट
पेशेंट इट कैन लीड्स टू एम्बिगुअस जेनिटेलिया। ठीक है, तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी लीड टू एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज इट फॉर्म्स एंड्रोजेंस। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एंडोस्टेरोडायोन के बाद नीचे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्राडायोल बनते हैं, तो ये बनेंगे ही नहीं अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी। देन यू रिमेंबर दिस पार्ट। ठीक है, ये आपको बता रहा है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अगर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो दो हार्मोन फॉर्म नहीं होते, एक आपका अल्डोस्टेरोन फॉर्म नहीं होगा और दूसरा आपका कॉर्टिसोल फॉर्म नहीं होगा। तो आपने याद रखना है, और ये दोनों हार्मोन इन दोनों हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनका फर्स्ट स्टेप 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज से हो रहा है और सेकेंड स्टेप 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज से हो रहा है। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमारे पास सेक्स हार्मोन तो एडिक्वेटली फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कॉर्टिसोल और आपका एल्डोस्टेरोन ये नहीं फॉर्म होंगे। सही है, तो वो पेशेंट जिनमें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, उनमें एक्सेस ऑफ सेक्स हार्मोन, क्योंकि उनका 17 हाइड्रोक्सिलेज वाला पाथवे बिल्कुल सही चल रहा है, तो वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में वायरलाइजेशन हो जाती है। वायरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो है वो हमारे पास ज़्यादातर फीमेल करैक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो है ना सेक्स डिफ्रेंशिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमारे पास कौन से एंजाइम कौन सी डेफिशिएंसी करा रहे हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड MCQs कि आपका कौन सा हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से आपका जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है एम्बिगुअस जेनिटेलिया। और 21 हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से ना कॉर्टिसोल बनेगा ना एल्डोस्टेरोन बनेगा, और इसके नतीजे में क्या हो जाती है, वायरलाइजेशन हो जाती है, यानी कि मिक्स जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं या एक्सेसिव फीमेल करेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं इन द पर्सन। ठीक है, अब इस टेबल में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको BRS के टेबल से समराइज़ की हैं कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी जो है उसमें अल्डोस्टेरोन भी फॉर्म हो सकता है, वो ना उसमें अल्डोस्टेरोन और वो तो कमी होगी, लेकिन इसमें सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एम्बिगुअस जेनिटेलिया एंड डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से सेक्स हार्मोन तो एडिक्वेटली फॉर्म हो जाते हैं, बट जो आपका कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन होता है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस में कमी हो जाती है, और इस कमी की वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक तो रेनिन की एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अल्डोस्टेरोन नहीं होंगे तो रेनिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में रेनिन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और अच्छा, अब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नहीं है या 11 बीटा नहीं है, तो 11 बीटा में रेनिन लो हो जाता है और 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में रेनिन हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और वायरलाइजेशन ऑफ फीमेल जो है वो इन दोनों करेक्ट में मौजूद होती है। जी, पाथवे डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्टिसोल को, जो कि एक मेजर हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड का, जोना फेसिकुलेटा से रिलीज़ होता है। और जोना फेसिकुलेटा से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, यानी कि शुगर मेकिंग हार्मोन है। ये बहुत ज़्यादा शुगर बना देता है बॉडी में। किस तरह शुगर बनाता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, डायबिटोजेनिक हो जाता है, एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है तो हम खाते पीते ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, लाइपोलिसिस कराता है, प्रोटियोलाइसिस कराता है, यानी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम कर देता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, कोलेजन की सिंथेसिस को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है पुअर वुंड हीलिंग हो जाती है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को भी रिड्यूस करता है, यानी कि ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन नहीं कराता, WBCs को की एडहेजन को फेवर नहीं करता, इसकी वजह से न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। और ये हिस्टामिन के रिलीज़ को भी ब्लॉक कर देता है फ्रॉम द मास्ट सेल्स, और लिम्फोसाइटोपिनिया, इजिनोपिनिया, ये सारी चीज़ें करा देता है। इंटरल्यूकिन 2 को ब्लॉक करता है। और बोन्स के लिए भी ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को ये डिक्रीज़ करता है और बोन्स की फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करता है। तो आप बिग फिब करके इसके निमोनिक याद रखना है आपने। ओवरऑल ये बॉडी के लिए एक डेंजरस हार्मोन है। ठीक है, तो डेंजरस हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए। यू नीड टू रिमेंबर कि ये हमारे पास जो है
वो बहुत सारे कामों को ख़राब कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं, पुअर वुंड हीलिंग कराता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम कर देता है, बोन फॉर्मेशन को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को हाई, शुगर को हाई कर देता है, ठीक है। अच्छा, वो सारे पेशेंट्स जो होते हैं जिनमें जो ऑलरेडी स्टेरॉइड पे होते हैं, जैसे कि एस्थमा के पेशेंट हो गए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट हो गए, जो कि क्रॉनिकली जो है वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट ड्रग्स पे होते हैं, तो उनमें एक्सोजीनस स्टेरॉइड इनटेक हो रहा है। तो ये क्या करवाते हैं, एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कैन कॉज द टीबी, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी एंड कैंडिडियासिस, एंड ब्लॉक करते हैं इंटरल्यूकिन 2 के प्रोडक्शन को। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो पेशेंट एक्सोजीनस स्टेरॉइड यूज़ पर होते हैं उनमें क्या हो जाता है, आपका टीबी की रीएक्टिवेशन, कैंडिडियासिस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और इंटरल्यूकिन 2 ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी रेगुलेशन की डायग्राम बनी हुई है, आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है ACTH, ठीक है। ACTH किससे बनता है, प्री ओपियोमिलेनोकॉर्टिकॉइन हार्मोन से फॉर्म होता है। व्हाट इज़ द प्रीकर्सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रीकर्सर ऑफ ACTH, प्री ओपियोमिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और ACTH बनता है, MSH बनता है इससे, और एंडोर्फिन्स बनते हैं। ये 3 हार्मोन जो होते हैं वो प्री ओपियोमिलेनोकॉर्टिकॉइन से बनते हैं, ठीक है। अब ये ACTH चेक करता है कॉर्टिसोल पे, और कॉर्टिसोल फिर ये ACTH चेक करता है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे और रिलीज़ करवाता है कॉर्टिसोल को। तो दिस इज़ हाउ द कॉर्टिसोल्स की रेगुलेशन टेक प्लेस, ठीक है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एड्रीनल ग्लैंड जो है उसमें कोई मसला आ जाए, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो ACTH बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ होता है और कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं हो पाता। तो ऐसी चीज़ जिसमें ACTH बहुत एक्सेस में है लेकिन कॉर्टिसोल प्रॉपर नहीं है, दिस इज़ कशिंग डिजीज़, दिस इज़ कशिंग डिजीज़। बट ऐसी सिचुएशन जिसमें ACTH भी हाई है और कॉर्टिसोल भी हाई है, द कंडीशन इज़ कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। तो इंक्रीज कॉर्टिसोल कॉजेज द कशिंग सिंड्रोम एंड इंक्रीज ACTH ओनली कॉजेज द कशिंग डिजीज़, ठीक है। और ACTH क्योंकि हमारे पास जो है वो प्री ओपियोमिलेनोकॉर्टिन से बना है, तो प्री ओपियोमिलेनोकॉर्टिन मेलानोसाइट्स भी बनाता है। तो इंक्रीज ACTH की जो है क्लासिकल फीचर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द क्लासिकल फीचर ऑफ ACTH इंक्रीज, तो दिस इज़ द हाइपर पिगमेंटेशन। क्योंकि जब ACTH फॉर्म होता है तो इसके साथ साथ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी फॉर्म होता है, और ये दोनों जो होते हैं मेलानोकॉर्टिन से बने हुए होते हैं, तो ये मेलानिन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, और इसलिए वो पेशेंट जिनमें ACTH हाई होता है उसका क्लासिक फीचर क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट जो क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, जिनको हर वक्त कोई ना कोई फंक्शन जो है किसी ना किसी बात का स्ट्रेस होता है, उनके अंदर भी ACTH की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली आपका कॉर्टिसोल को हाई कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज़ को। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज़ का होता है, ठीक है। कशिंग डिजीज़ में क्या होता है कि ओनली ACTH इज़ इंक्रीज, ठीक है, ओनली ACTH इज़ इंक्रीज। वाइल कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि ACTH इंक्रीज विच ऑल्सो इंक्रीज द कॉर्टिसोल, ठीक है। तो 2 चीज़ें अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो हमारे पास ये हो जाता है कशिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम में वैसे भी आप याद रखिएगा कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो जाती हैं, तो जब ACTH भी इंक्रीज़ होगा और कॉर्टिसोल भी इंक्रीज़ होगा तो दिस लीड्स टू कशिंग सिंड्रोम। अब हम इसको एटियोलॉजी को आप रीड करती हूँ और आपको साथ साथ समझाती हूँ कि इंक्रीज कॉर्टिसोल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉजेज, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। नंबर 1 कॉज क्या होता है, एक्सोजीनस स्टीरॉयड इनटेक। जो पेशेंट जो होते हैं क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट होते हैं, एस्थमा के पेशेंट होते हैं, या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, इनमें प्रेडनिसोलोन या मिथाइलप्रेड जो है इनको दी जाती है रेगुलर में। तो एक्सोजीनस स्टीरॉयड जो होते हैं, खासतौर पर इसके अलावा जो लोग हकीमी दवाएं यूज़ करते हैं, हकीमी मेडिसिन का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ एक्सोजीनस स्टेरॉइड इज़ हकीमी मेडिसिन। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में हकीमी मेडिसिन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। तो एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो आपके ACTH को कम कर देता है, बिकॉज आपका शुगर ऑलरेडी हाई हो रहा है बॉडी में। बायलैटरल एड्रीनल एट्रोफी हो जाती है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द कशिंग सिंड्रोम। दूसरा क्या होता है, एड्रीनल एडिनोमा, यानी ग्लैंड का ही एडिनोमा है, ग्लैंड का ही हाइपरप्लेजिया है, ग्लैंड का ही ट्यूमर है। तो जब ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो क्या होगा कि आपका ग्लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करना शुरू करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा और ACTH बहुत
बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ACTH के हाई होने को जो कंडीशन होती है, दिस इज़ कशिंग डिजीज़। ये कशिंग डिजीज़, ये ACTH आगे जाकर एक्ट करता है आपके जो है एड्रीनल ग्लैंड पर और रिलीज़ करवाता है आपका कॉर्टिसोल और करवाता है कशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा मोर ओवर बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स और ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर्स, ये भी ACTH को रिलीज़ कराते हैं और ये ACTH इन टर्म कॉर्टिसोल को रिलीज़ कराकर कशिंग सिंड्रोम कराता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर द MCQs। आई एम अगेन डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। जी, तो ऊपर की 5-6 लाइनों से ये सारे MCQs जो हैं वो समराइज़ कर दिए हैं मैंने, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देन फाइंडिंग्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो फाइंडिंग्स को देखें कि कशिंग सिंड्रोम आपकी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। कॉर्टिसोल के एक्सेस होने की वजह से पहले तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इन पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो हिरसुटिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस और इम्यून सप्रेशन भी कराती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें हाइपरटेंशन होती है, इसमें वेट गेन होता है, इसमें स्पेसिफिक फेशिज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं मून लाइक फेशिज़, गोल गोल सा मोटा सा चेहरा होता है इन लोगों का, ट्रंकल ओबेसिटी और बफेलो हम्प होती है। स्किन चेंजेस में इसमें थिनिंग होती है, थिनिंग ऑफ द स्किन और एब्डोमिनल स्ट्राया। अब आपसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कशिंग सिंड्रोम, दिस इज़ एब्डोमिनल स्ट्राया। एब्डोमिनल स्ट्राया जिसकी डायग्राम भी यहाँ पे दी हुई है, एब्डोमिनल स्ट्राया आर द, ये जो बी पे डायग्राम दी हुई है ना एब्डोमिनल स्ट्राया की, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसकी, कशिंग सिंड्रोम की। कोई भी पर्सन आपको जो है वो मून लाइक फेस के साथ, गोल मटोल बड़ा सा फेस के साथ अगर कोई मिलता है और उसमें एब्डोमिनल स्ट्राया है, तो दिस इज़ द कशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा अदर फीचर्स में ऑस्टियोपोरोसिस होगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, बफलो हम्प होगी, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं कशिंग सिंड्रोम के हैं। चलें जी, ये डायग्राम उन लोगों के लिए जिनको तस्वीरें देख के याद रहता है कि इसमें मून लाइक बड़ा सा फेस और हमारे पास जो है बफलो हम्प होती है, ठीक है, और पुअर ब्रूजिंग और ईजी ब्रूजिंग और पुअर वुंड हीलिंग वगैरह भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अच्छा जी, डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस ऐसे होती है कि आप सीरम कॉर्टिसोल लेवल कराते हो। कॉर्टिसोल लेवल जो होता है ना वो अर्ली मॉर्निंग कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्ली इसकी डायर्नल वेरिएशन होती है, और ये डायर्नल वेरिएशन का वर्ड याद रखना है आपने कि ये मॉर्निंग के टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसके बाद फिर ये डे जो है ना शाम के टाइम पे कम हो जाता है। तो फ्री कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा अर्ली मॉर्निंग चेक किया जाता है। इसके अलावा फ्री कॉर्टिसोल जो होता है वो यूरिन एनालिसिस की जाती है, लेट नाइट सेलेवरी कॉर्टिसोल किया जाता है, और इसके अलावा जो है वो लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट भी कराया जाता है। अच्छा जी, अब हम एड्रीनल इनसफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं, यानी एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स अगर नहीं फॉर्म होते, ठीक है। बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन बनाता है। ग्रेनुलोजा से रिलीज़ होता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से रिलीज़ होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और रेटिकुलेरस से रिलीज़ होता है एंड्रोजन। तो अगर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस नहीं होती तो इनके फंक्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हो रहा है, बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में शुगर क्रेविंग होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज शुगर बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा तो यानी एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, हाइपोटेंशन होगी, वेट लॉस हो जाएगा, जीआई डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी, बिकॉज सोडियम आपका मेजर कैटाइन है जो कि डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे मस्कुलर साइंस जो हैं और हाइपोटेंशन जो है वो एड्रीनल इनसफिशिएंसी में होता है, ठीक है। अब एड्रीनल इनसफिशिएंसी की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी और टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। बिल्कुल वही प्रॉब्लम के प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड, व्हेनेवर द प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड, दिस इज प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ अल्डोस्टेरोन एंड डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ ग्लैंड फंक्शन। तो अगर हमारे पास ग्लैंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, कॉर्टिसोल भी नहीं होगा और अल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा। जब हमारे पास अल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगी, वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो गई तो हाइपोटेंशन हो जाएगी, यानी कि बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो है इसके अलावा क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। और दूसरी एक चीज़ के इस सारी कंडीशन में अगर जो है आपका ACTH वो तो पिट्यूटरी से आ रहा था, वो तो बिल्कुल सही रिलीज़ हो रहा है, तो ACTH से पिट्यूटरी
से ACTH बिल्कुल सही रिलीज हो रहा है, तो इन पेशेंट के अंदर क्लासिक साइन होता है हाइपर पिगमेंटेशन का। सो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में देयर इज अ रेज प्रोडक्शन ऑफ ACTH, रेज प्रोडक्शन ऑफ प्री ओपियोमेलानोकॉर्टिन cortico hormone, so there is a hyperpigmentation. So the classic feature of the primary adrenal insufficiency is raised ACTH and hyperpigmentation. ठीक है, अब ये एक्यूट भी हो सकती है। एक्यूट क्या हो सकती है? सडन इन ऑनसेट होती है ड्यू टू द मैसिव हैमरेज। मैसिव हैमरेज जो होता है वो बेसिकली आपके वाटर हाउस फ्राइडरिचसन सिंड्रोम में होता है। वाटर हाउस फ्राइडरिचसन सिंड्रोम क्या होता है? ये नीचे दिया हुआ है। वाटर हाउस फ्राइडरिचसन सिंड्रोम जो बायलैटरल एड्रीनल हैमरेज होता है इन केस ऑफ द निजेरिया गोनोरिया सेप्सिस। निजेरिया गोनोरिया सेप्सिस जो होता है या DIC जो होता है वो आपके एड्रीनल ग्लैंड को इन्वॉल्व करती है और बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड हैमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से एड्रीनल ग्लैंड अपने हार्मोन नहीं बना सकता और क्या होता है? ACTH हाई हो जाता है और पेशेंट्स के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन और सारे एड्रीनल क्राइसिस के साइन आने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में एड्रीनल ग्लैंड की एट्रोफी होती है, डिस्ट्रक्शन ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड होती है और TB इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। सही है, तो प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में मैंने आपको ये बताया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड इज़ नॉट अवेलेबल, ग्लैंड इज़ डिस्ट्रॉयड, सो देयर इज़ नो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देयर इज़ नो मिनरलोकॉर्टिकॉइड। व्हेन देयर इज़ नो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देयर इज़ अ इम्बैलेंस शुगर मेटाबॉलिज्म। When there is no mineralocorticoid, there is a imbalance sodium balance is impaired, and there is a severe metabolic acidosis, there is a hypotension, there is a hyponatremia and volume contraction and hyperkalemia too. सही है, तो ये सारे mineralocorticoid ना होने के साइंस होते हैं। इसके अलावा ACTH will be very very high because it was releasing from the pituitary gland, so the ACTH is high is lead to the hyperpigmentation. सही है, what conditions can लीड दिस? एक्यूट कंडीशन में आपके पास वाटर हाउस फ्राइडरिचसन सिंड्रोम होता है इन विच देयर इज अ बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड हैमरेज ड्यू टू द निजेरिया गोनोरिया सेप्टिसीमिया। ओके, एंड सेकेंडरी कॉज और क्रॉनिक एड्रीनल ग्लैंड डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू द एडिसन डिजीज, एंड एडिसन डिजीज इज बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड एट्रोफी और डिस्ट्रक्शन बाय द ऑटोइम्यून सेल्स, और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एडिसन डिजीज वर्ल्ड वाइड इज TB। तो कितने सारे MCQs मैंने बताए आपको। ओके, देन सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी मतलब ये है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड बट प्रॉब्लम विद इन द रेगुलेटर ऑफ द ग्लैंड, एंड व्हाट इज द रेगुलेटर ऑफ दैट ग्लैंड? दैट ग्लैंड रेगुलेटर इज ACTH which is released from the pituitary. So when there is a problem within the pituitary gland and pituitary gland has the decreased production of ACTH, it leads to the secondary adrenal efficiency. अब ACTH का मैंने आपको बताया कि ये हाइपर पिगमेंटेशन से रिलेट करता है बिकॉज ऑफ द प्री ओपियोमेलानोकॉर्टिन। सो इन केस ऑफ द सेकेंडरी adrenal deficiency there is no hyperpigmentation because ACTH is not available and there is improper synthesis of the aldosterone and the glucocorticoids. So तो इसमें हमारे पास hyperpigmentation नहीं होगी। टर्शरी में क्या होता है? टर्शरी वो होता है which is related to outside. outside में क्या होता है? exogenous steroid intake. अगर exogenous steroid intake जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ कराता है तो हमारे पास जो होता है वो फीडबैक इनहिबिशन या एब्रप्ट विड्रॉल हो जाता है और फिर हमारे पास हार्मोन प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होते। तो टर्शरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी इज़ बेसिकली ड्यू टू द एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपीज, हकीमी मेडिसिन एंड द एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनटेक या हाइड्रोकॉर्टिसोन इनटेक। सही है, वाटर हाउस फ्राइडरिचसन सिंड्रोम आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अर्लियर। सो अब हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, नाम से जाहिर है एल्डोस्टेरोन इज़ हाई। सो वाई एल्डोस्टेरोन इज़ हाई? बिकॉज द एड्रीनल ग्लैंड हाइपरट्रोफी। सो वेन एवर देर इज़ अ इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सेक्रीशन, तो होता क्या है? एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एल्डोस्टेरोन क्या कराता है? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है तो हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है हाइपरटेंशन। ठीक है, क्योंकि सोडियम हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन कराता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है बिकॉज इट रिलीज द रेनिन फ्रॉम द मैक्यूलर डेंसा सेल। ठीक है, तो बेसिकली रेनिन सोडियम जो है वो मैक्यूलर डेंसा सेल को स्टिमुलेट करता है और फिर हमारे पास रेनिन एक्सेस में रिलीज होता है और रेनिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाले मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। तो दिस इज वाई दैट्स हाउ द हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कॉजेज द हाइपरटेंशन। इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है इसमें, और इसके अलावा वाटर सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन एंड एडिमा भी हो सकता है। अब
अब इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी का मतलब द प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड, तो जब विद इन द ग्लैंड हमारे पास प्रॉब्लम है यानी कून्स सिंड्रोम है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एड्रीनल एडिनोमा और कून्स सिंड्रोम विच लीड्स टू द बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो प्रॉब्लम विद इन द ग्लैंड, सो ग्लैंड का प्रॉब्लम है तो रेनिन का इंक्रीज होना नहीं बनता, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड अपने आप ही अपने मर्जी से अपनी खुशी से एल्डोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा हाई कर रहा है और इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, बिकॉज आपका सोडियम बहुत ज़्यादा एक्सेस में रीअब्जॉर्ब हो रहा है विच कॉजेज द हाइपरटेंशन। देन सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किस में होता है? रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन कराता है बिकॉज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ट्यूमर, अगर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ट्यूमर हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनिन रिलीज होगा और ये रेनिन जो होता है वो रेनिन एल्डोस्टेरोन पाथवे को एक्टिवेट कराकर बहुत ज़्यादा सोडियम को बहुत ज़्यादा जो है वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा बाय द एल्डोस्टेरोन और हमारे पास सीवियर हाइपरटेंशन हो जाती है। तो इसमें हमारे पास एडेमा भी प्रेजेंट होता है और ये सिरोसिस, हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सारी कंडीशन भी में भी होता है। तो आपने ये बात याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इज अ कून्स सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन सिंड्रोम इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ट्यूमर। व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इन बिटवीन दैम? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में ओनली एल्डोस्टेरोन इज हाई, while secondary hyperaldosteronism में renin also increase and they first renin increase then aldosterone increase। ओके, इसमें हमारे पास which metabolic disorder, तो इसमें हमारे पास metabolic alkalosis होती है और पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करता है और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यंग एज हाइपरटेंशन इज़ द रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज इन द यंग एज हाइपरटेंशन विच इज़ नॉन फैमिलियल, इट इज़ द रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ओके, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट, दीज आर द MCQs रिलेटेड पॉइंट्स। एट दी एंड ये BRS में टेबल लिखा हुआ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको साथ में शेयर कर दिया। सबसे पहले एडिसन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन से प्राइमरी एल्डोस्टेरोन इंसफिशिएंसी या प्राइमरी ACTH वो हो जाता है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट होता है, हम इन पेशेंट को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड प्लस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं क्योंकि एडिसन डिजीज़ में होल एड्रीनल ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो इसमें हमें दोनों थेरेपीज़ देनी होती हैं। जबकि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है और कुशिंग सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? केटोकोनाजोल। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइसेस की वजह से ये पढ़ा रही हूँ टेबल कि आपको ट्रीटमेंट याद रखना है। कुशिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है? जिसमें प्राइमरी एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इसका मोस्ट कॉमन कॉज है और प्राइमरी एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की वजह से कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है और पेशेंट को सारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम आ जाते हैं और इसमें ट्रीटमेंट क्या है? कीटोकोनाजोल, ठीक है। और इसमें ACTH का लेवल जो होता है वो ज़्यादातर लो होता है और कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, जबकि एडिसन डिजीज़ में ACTH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। कशिंग डिजीज़ में क्या होता है कि ACTH बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसमें ACTH सिक्रेटिंग ट्यूमर जो होता है वो कॉज होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि कशिंग डिजीज़ में एक्सेस ACTH होता है, जबकि कशिंग सिंड्रोम में ACTH नॉर्मल और लो हो सकता है, लेकिन कशिंग डिजीज़ में ACTH हाई होता है, ठीक है। देन है हमारे पास कून्स सिंड्रोम। कून्स सिंड्रोम क्या है? एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है ये, जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है? एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड देयर इज़ ए कून्स सिंड्रोम में देयर इज़ डिक्रीज रेनिन। रेनिन जो होता है इसमें नॉर्मल या डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्पाइरोनोलेक्टोन फॉर दी सोडियम फॉर द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के तौर पर और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग ट्यूमर। देन हमारे पास है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। तो मैंने 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में आपको बताया था कि इसमें बेसिकली आपके वो नहीं बनते, आपके कॉर्टिसोल और आपका एल्डोस्टेरोन नहीं बनता, लेकिन आपका सेक्स हार्मोन एक्सेस में होता है। तो सेक्स हार्मोन एक्सेस में होने की वजह से क्या होता है? वायरलाइजेशन ऑफ द वुमेन हो जाती है। फीमेल आपके पास आएगी और फीमेल के अंदर जो है वो एक्सिस अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होगी और इसमें हमारे पास ये आपने का क्लासिक साइन है कि फीमेल है लेकिन उसमें मैस्कुलाइजेशन ऑफ फीमेल हो गई है, यानी उसके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं उसके अंदर एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एक फीमेल आपके पास प्रेजेंट करेगी जिसमें एक्सेसिव फेशियल, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगी और उसमें जो वॉइस होगी वो डीप होगी, यानी मैस्कुलाइजेशन ऑफ फीमेल हो जाती है इन केस ऑफ द 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी।
देन 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था कि ये आपके एंड्रोजन्स जो होते हैं वो इसमें प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो पाते। और अगर आप टेबल को जाकर देखें तो ये फर्स्ट स्टेप था, और अगर फर्स्ट स्टेप ही इम्पेयर्ड होता है तो आगे फिर पूरी की पूरी साइकिल ही इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इसमें एड्रीनल ग्लैंड के एंड्रोजन भी कम होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कम होते हैं, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कम होते हैं, लेकिन एक्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते ही नहीं है बिकॉज एंड्रोजन ही नहीं है। तो इसमें क्या है, लेक ऑफ प्यूबिक हेयर, लेक ऑफ एक्सिलरी हेयर इन द वुमेन्स। और इसमें हमारे पास एक क्लासिक साइन होता है एट द बर्थ, दैट इज एम्बिगुअस जेनिटेलिया। एम्बिगुअस जेनिटेलिया क्लासिक साइन ऑफ द 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी एट दी बर्थ। ठीक है, और इसमें भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है एज ए ट्रीटमेंट देते हैं। तो दिस टेबल वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द BRS फिजियोलॉजी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लें। एंड हेयर एड्रीनल ग्लैंड इज कंप्लीटेड।